Doing the inauguration of the Faculty of Law, Patna University Journal of Law. I request all the delegates on the stage to kindly inaugurate the journal. The Faculty of Law, Patna University is proud to present the 9th edition of the Patna University Journal of Law, which is a peer-reviewed referee journal and a platform that fosters intellectual discourse among legal. यहाँ के छात्र और छात्राओं में असीम क्षमता है। इसका उदाहरण भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश आदरणीय स्वर्गीय वीपी सिन्हा, 24वें मुख्य न्यायाधीश आदरणीय स्वर्गीय एल शर्मा रहे, साथ ही भारत के पहले मुख्य कानूनी सलाहकार श्री लाल स्वर्गीय श्री लाल नारायण सिन्हा इसी पटना लॉ कॉलेज के छात्र रहे। इस संस्थान में करीब 300 से ज्यादा उच्च और उच्चतम न्यायालयों में माननीय जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं और दे रहे हैं। आज भी पटना उच्च न्यायालय में आधा दर्जन से अधिक न्यायाधीश पटना लॉ कॉलेज के छात्र हैं। आने वाले भविष्य के लिए कुछ हमारी योजनाएं हैं जिनके लिए आपका सहयोग प्रार्थनीय है। आने वाले दिनों में यह संस्था विधि में ऑनर्स के साथ साथ स्पेशलाइजेशन की डिग्री देगी। इससे संबंधित परिणाम राजभवन में अनुमोदन के लिए अपेक्षित है। पटना लॉ कॉलेज आने वाले दिनों में 1 वर्ष तथा 2 वर्ष की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट एलएलएम की पढ़ाई का प्रस्ताव जल्दी भेजेगा। बीबीए और बीबीए एलएलबी 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड ऑनर्स कोर्स की पढ़ाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन प्राप्त होते ही सरकार और राजभवन की अनुमति मिलने के साथ ही इसकी पढ़ाई आरंभ कर दी जाएगी। मैं एक और जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा कि मैं अपने विधि संकाय अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने एलएलएम में 20 सीट से 60 सीट के लिए प्रस्ताव भेजा है। वो भी यह प्रस्ताव भी राजभवन में अनुमोदन के लिए अपेक्षित है। उसके आने के बाद यहाँ 60 सीटों पर नामांकन पीजी को और इस 116वें स्थापना दिवस की शुभकामना आपको देता हूँ, क्योंकि लॉ की पढ़ाई पहले दिन से समझ में आता है कि बहुत लंबे समय तक पढ़ना है।
The welcome address. Complete. मंचासीन पटना लॉ कॉलेज के 116वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर उपेंद्र प्रताप सिंह सर, माननीय कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रेरणा स्रोत अभिभावक पटना विश्वविद्यालय के माननीय प्रिय कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर, इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वान शिक्षकगण, अतिथिगण, प्राधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं एवं प्रेस तथा मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपके अत्यंत आभारी हैं सर कि आपने अपनी व्यस्तम दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने की कृपा की। आपके इस सद्भाव और प्रेम के लिए हम निष्ठा हैं। मैं अपने आराध्य देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपके कुशल और शक्तिशाली नेतृत्व में बिहार में जो विकास की धारा रही है वह भविष्य में भी और तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे। महोदय, आपने बिहार को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान की है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या बुनियादी ढांचे का। मुझे आपको कई बार निकट से सुनने का सौभाग्य मिला है और मैं आपके उस सोच से बहुत प्रभावित हूँ जो बिहार को देश के अग्रणी एवं विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का संकल्प रखता है। सर, इस 60 करोड़ के आय वाले राज्य का आज बजट 3.25 लाख करोड़ है, जिसका पूर्ण श्रेय आपके दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। विशेष रूप से बिहार के हर क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की आपकी नई सोच बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं पुनः पूरे पटना लॉ कॉलेज परिवार की ओर से इस ऐतिहासिक प्रांगण में आपका हृदय से स्वागत करता हूं और यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि जब भी इस संस्थान आपको स्मरण करेगा, आपका सानिध्य एवं स्नेह हमेशा अवश्य ही प्राप्त होगा। आज के इस विशेष अवसर पर उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर उपेंद्र प्रताप सिंह सर, माननीय कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का सहृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। सर, आप पीपीएस कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में उत्कृष्ट आपने काम किया, जहां आपने अकादमिक गुणवत्ता एवं संस्थागत सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शैक्षणिक पर्यावरण के प्रति आपका समर्पित निष्ठा और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पद के लिए अत्यंत उपयुक्त समझा गया। आप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनः जीवित करने, कक्षाओं की नियमितता सुनिश्चित करने, प्रशासनिक पारदर्शिता एवं छात्र की शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के प्रति संवेदनशील हैं। आपके मार्गदर्शन, प्रशासनिक दक्षता, शिक्षाप्रद दृष्टिकोण के अंतर्गत विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष स्थान स्थापित करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रिय कुलपति सह अभिभावक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर, जिनके कुशल नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल सुदृढ़ हुआ है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, आपकी भूमिका हमारी यह सदैव एक अभिभावक की रही है और आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, आप विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर के रूप में 3 साल तक कार्यरत रहे हैं, जिस कारण आपको संस्थागत कार्य प्रणाली की गहरी समझ है। सर, आप एक कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा शिक्षाविद के रूप में व्यापक पहचान रखते हैं।
और आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय के अनुसंधान, पाठ्यक्रम सुधार और अकादमिक शोध क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नियुक्ति के तुरंत बाद उच्च शिक्षा में सुधार, पारदर्शी प्रशासन के कई संकल्प सामने रखे, जिनमें अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों की चिंताओं का त्वरित निवारण और नए संबंध संस्थानों को गुणवत्ता प्रमाणन दिलाना प्रमुख है। हाल ही में आपने पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 5 कॉलेजों के नए प्राचार्यों की नियुक्ति पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया से पूरा किया है, जो राज्य में प्रथम है। माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय न केवल एक अनुभवी शिक्षाविद हैं, बल्कि विधिक शिक्षा के सशक्त प्रवर्तक भी हैं। पटना लॉ कॉलेज से उनका विशेष लगाव रहा है और उन्होंने अपने कार्यकाल में विधि शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी और उसके संस्थागत गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की है। मैं आज इस कार्यक्रम में मौजूद सभी विद्वान शिक्षकों का भी हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह की गरिमा को बढ़ाया है। साथ ही मैं अपने ऊर्जावान छात्रों का भी स्वागत करता हूं, जिनकी उपस्थिति मुझ जैसे शिक्षकों की में एक नई उत्साह का संचार करती है और हमेशा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। अब मैं मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। पटना लॉ कॉलेज अपने स्थापना वर्ष 1909 से लेकर आज तक तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। शिक्षकों की कमी, सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियों भी इसके मार्ग में कभी बाधा नहीं बन सकी, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इस ऐतिहासिक संस्थान को एक मजबूत ढांचागत संरचना का लाभ मिले, शिक्षकों की कमी पूरा कर दिया जाए, तो यह न केवल बिहार बल्कि संपूर्ण भारत का सर्वश्रेष्ठ विधिक संस्थान बन सकता है। यह कथन मैं किसी भावुकता से नहीं कर रहा हूं, बल्कि देश भर के विधिक संस्थानों को निकट से देखने का मुझे अनुभव रहा है। यहाँ के छात्र और छात्राओं में असीम क्षमता है, जिसका उदाहरण भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश आदरणीय स्वर्गीय बीपी सिन्हा, 24वें मुख्य न्यायाधीश आदरणीय स्वर्गीय एल.एम. शर्मा रहे हैं। साथ ही भारत के पहले मुख्य कानूनी सलाहकार स्वर्गीय श्री लाल नारायण सिन्हा इसी पटना लॉ कॉलेज के छात्र रहे। इस संस्थान में करीब 300 से ज्यादा उच्च और उत्तम न्यायालयों में माननीय जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं और दे रहे हैं। आज भी पटना उच्च न्यायालय में आधा दर्जन से अधिक न्यायाधीश पटना लॉ कॉलेज के ही छात्र हैं। आने वाले भविष्य के लिए कुछ हमारी योजनाएं हैं, जिनके लिए आपका सहयोग प्रार्थनीय है। आने वाले दिनों में यह संस्था विधि में ऑनर्स के साथ साथ स्पेशलाइजेशन की डिग्री देगी। इससे संबंधित परिणाम राजभवन में अनुमोदन के लिए अपेक्षित है। पटना लॉ कॉलेज आने वाले दिनों में 1 वर्ष तथा 2 वर्ष की विधि में पोस्ट ग्रेजुएट LLM की पढ़ाई का प्रस्ताव जल्द ही भेजेगा। BBA LLB 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड ऑनर्स कोर्स की पढ़ाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन प्राप्त होते ही सरकार और राजभवन की अनुमति मिलने के साथ ही इसकी पढ़ाई आरंभ कर दी जाएगी। मैं एक और जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा कि मैं अपने विधि संकाय अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने LLM में 20 सीट से 60 सीट के लिए प्रस्ताव भेजा है। वो भी यह प्रस्ताव भी राजभवन में अनुमोदन के लिए अपेक्षित है। उसके आने के बाद यहाँ 60 सीटों पर नामांकन PG कोर्स में होगा। वर्तमान में चल रहे कोर्स तथा भविष्य की योजनाओं को साकार करने हेतु मैंने एक G+6 फ्लोर का परिसर, इसी परिसर में नया संरचना हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इसका अनुमोदन प्राप्त होने पर हमारे भविष्य की योजनाओं को दशा और दिशा तय करेगा।
और मुझे पूर्ण विश्वास है इस संस्थान को माननीय का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अंत में मैं पुनः आप सभी महानुभावों का इस प्रांगण में पधारने के लिए तहे हृदय धन्यवाद करता हूँ। हमें विश्वास है कि इस ऐतिहासिक संस्थान को आपका अपने सहयोग मार्गदर्शन भविष्य में भी अनवरत प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय Thank you so much, sir. Now there is a slight change in the program schedule on the request of the media person and the permission of the honorable delegates on the dais. We would now be doing the inauguration of the Faculty of Law, Patna University Journal of Law. I request all the delegates on the stage to kindly inaugurate the journal. The Faculty of Law, Patna University is proud to present the 9th edition of the Patna University Journal of Law, which is a peer-reviewed referee journal and a platform that fosters intellectual discourse among legal scholars and academicians. I also request the Patna Law College teachers to kindly come up on the dais and unfold the journal. I request the teachers of Patna Law College to kindly come up on the dais and unfold the journal as with their hard work and dedication, which is in light today. This volume features a diverse range of research papers exploring topics from family law, constitutional law, international law, cyber law, human rights, land laws, and philosophy of law. Thank you to all the guests on the here. Thank you, sir. It's now time to listen to our guest of honor, our Honorable Vice Chancellor of the Patna University, Dr. Sabeen Shastri sir. Kindly a personality who is not just the head of the Patna University family and indeed our honorable respected Vice Chancellor, but also a veteran professor of plant physiology and biochemistry and a renowned professor in the field of agriculture. Sir, the Patna Law College welcomes you and invites you for the presidential address. मंच पर आसीन पटना लॉ कॉलेज के इस 12वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, सम्मानित अतिथि डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, अतिथिगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं एवं प्रेस और दुनिया के इस ऐतिहासिक अवसर पर आज पटना लॉ कॉलेज अपने 16वें स्थापना दिवस की गौरवशाली बेला में प्रवेश कर रहा है। मुझे इस ऐतिहासिक मंच से आप सभी शिक्षकों, पूर्ववर्ती छात्रों, वर्तमान विद्यार्थियों और विविध समुदाय के समक्ष संबोधित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले स्थापना दिवस समारोह के लिए आप सबों को मैं बधाई देता हूँ। पटना लॉ कॉलेज के समाज शिक्षण संस्थान नहीं है, वह संस्थान है जहाँ विविध चेतना ने अपने पंख फैलाए, जहाँ संविधान के स्तंभों की नींव तैयार हुई और जहाँ से निकलने वाले विधि विद्यार्थी देश के कोने कोने में न्याय की मसाल लेकर निकले। यह वह संस्थान है जिसने न केवल अधिवक्ता और न्यायाधीश रहे बल्कि राष्ट्र निर्माताओं, पुलिस विचारकों एवं संवैधानिक संगठनों की एक पूरी पीढ़ी को तैयार किया है। पटना लॉ कॉलेज अपने इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। भारतीय विधिक इतिहास के अनमोल धरोहर है। यह केवल विधिक शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि ऐसा अनुभव था जिसने भारतीय संविधान, न्यायिक प्रणाली और विभिन्न संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। इस संस्थान से जुड़े कुछ छात्रों बहुत जीवन क्या है विद्यालय का, जितना हमें बिल्डिंग कर सकती है ये वो
एक 700 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट में हो जाए। आप ये सरकार जब हो आपको देखेंगे। इससे कैंपस का जुड़ा हुआ है, 1.5 साल से समय से पड़ा हुआ है। कहीं हम इसके पास क्या है, हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं। इसको जरा देखें, ये ये है वहाँ वो मेगा प्रोजेक्ट है जहाँ सारे प्रोसेस वहाँ बनेंगे, सारे क्वार्टर्स बनेंगे। वहीं तो स्टेडियम बनने की बात है, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनने की बात है, उस कॉम्प्लेक्स की इनकम भी हो। अब उसका अंदर क्या ये उसका कैंपस बन जाता है, कैंपस मेन कैंपस अब मेट्रो से कनेक्टेड होगा ये, तो बच्चे वहाँ रहेंगे और जो मेट्रो से कनेक्टेड है कैंपस सारे होटल खोल दिए जाएंगे। होटल वहाँ एकेडमी से इसी सोच के साथ हम लोगों ने प्रपोजल दिया है। ये मेरा पहले मिल गया तो समझिए कि पड़ता कि 200 साल तक कोई हिसाब को नहीं करना है, मेरा प्रोजेक्ट चलेगा। तो इन शब्दों के साथ अपने माननीय को आने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, प्रधानमंत्री की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकर दिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और कॉलेज के प्रिंसिपल पूरे टीम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बिहार के नेतृत्व करता हमारे जिन्होंने अपने कर्म ज्ञान और नेतृत्व से समाज एवं बिहार की भूमि को एक नई दिशा दी है। आज हम सबके बीच में हमारे माननीय मुख्य अतिथि बनकर पधारे हैं और हमारे अपने कोमल चरणों से हम सबको और भी गौरवान्वित किया है। अब समय है कि हम सर का विशेष संदेश सुनें। भारत माता की कॉलेज से स्थापना दिवस पर आने का मौका मिला आपके बीच में। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय प्रोफेसर योगेंद्र वर्मा जी, आपके कुलपति तथा विद्यालय के कुलपति आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, पाटलिपुत्र के कुलपति भूपेंद्र सिंह जी, सम्मानित सभी प्रिंसिपलगण, सभी प्रोफेसरगण, सम्मानित छात्र छात्राएं और इस 116वें स्थापना दिवस की शुभकामना आपको देता हूं। क्योंकि लॉ की पढ़ाई पहले दिन से समझ में आता है कि बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, क्योंकि कई सेक्टर्स में आप देखते होंगे और ये सोच समझ कर पढ़ने वाला डिपार्टमेंट है। प्रायः ये समझा जाता है कि इंटर की पढ़ाई के बाद कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है, कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो ये समझा जाता है कि उनके माता पिता की इच्छा थी और उस रास्ते पर वो चल पड़े। लेकिन लॉ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वैसे तो अब तो इंटर के बाद भी 8 साल का कोर्स हो गया, लेकिन प्रायः यह समझा जाता है कि यह पूर्ण रूप से कैरियर इस रास्ते पे बनाना और जो वोकल हो, क्योंकि जीवन भर बोलना ही है और जीवन भर किताब के माध्यम से जो नए कानून बनेंगे उसको पढ़कर कहीं अन्याय ना हो उसका साथ भी देगा। अन्याय नहीं हो पाए इसकी सोच है, लेकिन आज तो गौरवशाली इतिहास और सौभाग्य का दिन है पटना लॉ कॉलेज के लिए कि 116 वर्ष हो गए और आज भी कई आपके कॉलेज से पढ़कर लोग कोई चीफ जस्टिस हुए, कोई जस्टिस हुए, कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सब लोगों ने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का काम किया
और ये एक ऐसा सेक्टर है कि पूर्ण रूप से न्याय का मतलब ही है कि तराजू जो आप देखते हैं अदालत में, तो न्याय दिलाना ही आपका अर्थ है। स्वाभाविक है कुछ लोग विरोधी पक्ष भी होते हैं, दोनों पक्ष की ओर से आप ही लड़ेंगे, और न्याय आपके लिए तो न्याय ही है। इसने आपके साथ संबंध स्थापित किया और आपसे न्याय मांगा तो आप उसको न्याय दिलाते हैं। लेकिन आज क्योंकि एक जमाने में इस इलाके को ऑक्सफोर्ड भी कहा गया, पूरब का ऑक्सफोर्ड है, और मैं इसको मानता हूं कि ज्ञान की भूमि, ज्ञान की भूमि इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे लोग एक जमाने से बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे। और मैंने इसलिए कहा कि ये ज्ञान का केंद्र है कि आज से 2000 वर्ष पहले भी यही मगध था, यही बिहार था, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी इलाके में पाया जाता है। और यहीं से लोग ज्ञान का प्रसार पूरी दुनिया में। और आप सोचिए कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया तो लोग कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि 6 महीने तक किताब जलते हुए 90 लाख किताब। अब तो कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा लर्निंग का कंसेप्ट हमारा, क्योंकि धीरे धीरे हम डिजिटल हो गए और डिजिटल के तौर पर अब पूरी व्यवस्था बदल गई। लेकिन 90 लाख किताब यदि हम रखते होंगे तो आप सोचिए कि कितना ज्ञान अर्जन करने के लिए लोग दुनिया से आते हो। इसलिए साथियों मैं जरूर कहूंगा कि आज भी ज्ञान का केंद्र बिहार है और इसका परिणाम है कि आज यदि देश में सबसे बड़ा परीक्षा जो होता है वो यूपीएससी का होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ का बच्चा पास करता है? बिहार का। इसका मतलब टैलेंट है, बुद्धि है, जिन में है। और अरे कहीं और जाके नहीं पढ़ते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप कोटा को देखते हो, कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी है और पढ़ाने वाला टीचर भी बिहारी है। तो जब मैं इसको देखा था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और हम लोगों ने देखा कि जीवन में सभी बड़े सेंटर पर पढ़ना चाहते हैं। पहले लोग भागलपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में, मुंगेर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में, इन जगह शहरों में लोग गांव से निकल कर जहानाबाद के लोग गया भी जाते थे, मुंगेर के लोग, बांका के लोग, खगड़िया के लोग भागलपुर जाते थे और बड़े सेक्टर पर पढ़ना चाहते थे। और उसका कारण था कि अच्छे कॉलेज, इस तरह पटना यूनिवर्सिटी का अपना नाम है, बिहार का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी में से एक आप हो। इसी तरह लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ अच्छे कॉलेजेस हो। अभी इसी बार मैंने बजट जब पेश कर रहा था तो मैंने एक बड़ी घोषणा किया जिसको सरजमीन पर हम उतार रहे हैं कि बिहार के जितने भी ब्लॉक हैं, जिस ब्लॉक में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, उन सभी जगह पर बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं आता है, अपने गांव से अपने प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम। और दूसरा, क्योंकि हमारे बच्चे प्लान करते रहे, यदि 11% की आबादी 2000 के वर्ष में प्लान करके बिहार से बाहर जाते थे तो लगभग उसका आधा लगभग 6% बिहार के बच्चे पढ़ाई करने जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, व्यवस्था नहीं। वो चिंतित। आज वो व्यवस्था बदली
और मैं कह सकता हूं कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जो पढ़ते हैं वो 10 रुपया में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपया में कर रहे हैं। और आगे भी सरकार ने कई चीजों की व्यवस्था किया, तो आदरणीय डीसी साहब अजय जी ने बताया कि कई चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम लोग चला रहे हैं, नीचे भी इस काम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मकसद एक ही है कि पूरा बिहार ज्ञान अर्जन करे और ज्ञान अर्जन करके इस बिहार को और समृद्ध बनाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो लोगों को कष्ट होता था। आज तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना से बेगूसराय पहले हमको 3 से 3.5 घंटे लगते थे, आज हम 1.25 से 1.5 घंटे में पहुंचे। पटना से गया जाने में 4 घंटे लगते थे लोगों को, आज 1.25 घंटे में आप गया जी पहुंच सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने से हमारी कनेक्टिविटी और आसानी से रास्ते से पहुंचने का काम कर पा रहे। लेकिन जीवन अंतोगत पर ज्ञान अर्जन करना और शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर नहीं बनता। ये दोनों रास्ता एक ही रास्ता है, मतलब मेरा ये मानना है कि एक बार यदि ज्ञान अर्जन कर दूसरा रास्ता नहीं अपना तो कोई खजाना का कंसेप्ट खत्म हो, सब खोद के सब लोग निकाल चुके, अब कोई खुदाई नहीं हो। अब कोई पहले होता था ना कि कुआं में घड़ा मिल जाएगा, मट्टी के नीचे घड़ा मिल जाएगा, ये सब निकल चुके। कोई राजा कंसेप्ट है नहीं, राजशाही है नहीं, लोकतंत्र है। और बिहार को 1955 में कानून ले आया जहां राजशाही खत्म हो चुका, जहां सीलिंग एक्ट का है, पूरा एक सिस्टम बनाकर एक लोगों का जमीन तक नापने का काम। और फिर मोदी जी ने 2016 में सबका अकाउंट चेक कर लिया कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है और आपने बैंक में जमा कितना किया। इसका मतलब पैरामीटर स्पष्ट है कि आप कितने अमीर हो सबको पता, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के प्रोफेसर के आप थीसिस वगैरह है। ये स्पष्ट है कि बिहार या देश अब ज्ञान से ही बदल सकता है और ज्ञान के ही माध्यम से बदल सकता है। क्योंकि मेरे जीवन में 2 चीज मुझे सूचना मिली है अध्ययन के दौरान कि बिहार की 2 कमजोरी है, एक पानी, दूसरी आबादी। क्योंकि मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया था तो मैं बिहार का बजट 6,000 करोड़ का था, मात्र 6,000 करोड़, और जबकि बिहार झारखंड एक था और उस समय बिहार के रेवेन्यू का 87% हिस्सा झारखंड से आता था और मात्र 13% इस बिहार से आता था। और आप सोचिए कि जब बंटवारा हुआ था तो लोगों ने कहा था कि पानी ही पानी है और बालू ही बालू, तीसरा बोलूंगा नहीं, राजनीतिक मंच है नहीं। लेकिन साथियों मैं जरूर कहना चाहता हूं, इस बिहार को भी बदलते हुए देखा। जिस बिहार में पानी से डर लगता था, क्योंकि मेरा घर जरूर मुंगेर जिला है, लेकिन मेरी राजनीतिक पैदाइश पूर्ण रूप से खगड़िया से रहा। सोहेली जी बैठे उस इलाके से आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 7 बड़ी नदियां वहां पर 10 पॉइंट पर है, तो गंगा में जाकर डिस्चार्ज होता। और पूरे नॉर्थ बिहार में यदि 1 लाख 1.5 लाख क्यूसेक पानी भी छोड़े जाते थे तो आधा बिहार डूब जाता था। 2008 का बाढ़ याद कीजिए, 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े और बिहार के उत्तर बिहार का 15 जिला डूब गया। लेकिन आज मैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूं, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरा एक सिस्टम बना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कों का जाल बिछा,
नहरों का एक चैनल बनाने का काम किया गया। और जो कोसी अभिशाप था, प्रतियोगिता दर्पण में आप लोग पढ़ते होंगे कि कोसी एक अभिशाप था, वो अब बर्दाश्त होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि जहां 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाते थे, 15 जिले में पानी होता था, पिछले साल दुर्गा पूजा के समय 6.5 लाख क्यूसेक पानी आया। 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े और बिहार के मात्र 56 गांव में ही पानी पहुंचा। ये बदलता हुआ बिहार, क्योंकि हमारा दूसरी सबसे बड़ी आबादी थोड़ा लेके खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इस बार बजट पेश कर रहा था, पिछले 2 साल से मैं बजट पेश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अनुभव जो था, मैंने जो बिहार देखा था, उस बिहार की कल्पना के हिसाब से मैं जब बजट पेश कर रहा था, तो जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू था, उस प्रदेश का 1 घंटा पहले जब बजट आया तो 1,40,000 करोड़ का बजट था, और मैंने जब बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़। आज भी मैं कहता हूं कि बिहार में से राज्य में मात्र 60,000 करोड़ के आसपास ही हमारा रेवेन्यू है, लेकिन जो आबादी हमारी है, ये जो 14 करोड़ बिहारी है, ये यदि एक डिब्बा बिस्किट भी खरीद रहा है, तो तब तक लोग कहते थे कि टाटा इस देश को चलाता है, लोग कहते थे अडानी और अंबानी इस देश को चलाता है। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक डिब्बा बिस्किट भी खरीदते हैं तो 5% जीएसटी टैक्स देते हैं, और इस भारत का निर्माण में एक आम आदमी भी कह सकता है कि मैं भारत और बिहार का, और पहले तो सही नहीं सकते, भारत के बड़े लोग सरकार चला, पहले टैक्स नहीं था। आज कोई व्यक्ति हो, ये जीएसटी के पॉकेट से, और जो सभी लॉयर बनेंगे उनको जीएसटी पूरा भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके कस्टमर जो आपके जो क्लाइंट आएंगे, वो कहीं ना कहीं से भी लोगों को कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये बिहार भी बदल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो चुके, कुछ छूटे हैं, उसको भी ठीक करना है, लेकिन अब प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर को लाने का समय आ गया। आज के समय में हमारे पास मात्र 8 यूनिवर्सिटी है प्राइवेट। दूसरे किसी भी राज्य में आप जाते होंगे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आपको प्रत्येक जिले में प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगी। सरकार जितना काम करती है उससे दुगना काम भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी करती है, क्योंकि वो समय आ गया। इतने बड़े पॉपुलेशन में आज भी लगभग 30 से 40 लाख बच्चे आज भी बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसको अपने स्टेट में कंज्यूम करने में हमको हर हालत में प्राइवेट इंडस्ट्री को भी बढ़ाना पड़ेगा और उनको मुख्यधारा में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम प्राइवेट के बिना सरकार अपने संसाधन से इतने चीजों को चलाता है। और अभी जो आदरणीय वीसी साहब ने एक आग्रह किया है, दूसरा हमको बताया लगभग 87 करोड़ के ग्रांट और सब चीजों के लिए उनके फाइल है। मैं उसको भी देखवाता हूँ कि जल्द से जल्द पटना यूनिवर्सिटी को उसकी राशि मिले। और दूसरा, क्योंकि मैं अभी मनोला स्टेडियम का जीर्णोद्धार का काम शुरू करा रहा हूँ, पटना मेट्रो को भी वहां तक पहुंचाया। 2 चीज मैं बता रहा हूँ, इसलिए प्राइवेट जरूरी है। 2013 में 13-14 में 2 बड़े प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया। एक जिसको हम मैरिन ड्राइव कहते हैं, जेपी गंगा पर, उसको भी 13 साल लगे, 12-13 साल लगे बनने में, क्योंकि सरकार अपने संसाधन से धीरे धीरे पैसा दे रहा है। और दूसरा,
मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के कैंप को भी आप देख रहे हैं। अभी सितंबर माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैंने जब पहली बार डीपीआर बनाया था इसका, तो ये मात्र 14,000 करोड़ रुपया या 16,000 करोड़। अभी जब हम शुरू करने जा रहे हैं, ये लगभग 28,000 करोड़ का होगा, क्योंकि अभी हम कुछ पार्ट को शुरू करेंगे, लेकिन जब ये पूरा होगा, ये लगभग 34,000 करोड़ का बजट हो जाएगा मेट्रो का। और इसलिए मैंने कहा कि प्राइवेट को इस पे लाना चाहिए। अभी देखिए, पटना में मनुलक स्टेडियम बनेगा। अभी कल ही हम लोगों ने कैबिनेट से राजगीर के स्टेडियम के लिए पैसा स्वीकृत किया, तो 600 करोड़ से शुरू किया था, तो 1100 करोड़ पहुंच गए, क्योंकि हम धीरे धीरे पैसा देते हैं। लेकिन हम मनुलक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, जहां 1 रुपया भी हम नहीं लगाएंगे और 33% हिस्सेदारी होगा, क्योंकि वहां हम बीसीसीआई के माध्यम से लगभग 800 करोड़ का इसलिए रास्ता खोलना पड़ेगा। हम लोगों ने मैदानता बनाया, तो सिर्फ जमीन दिया और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर मैदानता ग्रुप ने बनाया। संकरा नेत्रालय को जमीन उपलब्ध कराया। ये पूरा मैकेनिज्म बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, रिफॉर्म से लाना पड़ेगा। अभी जिस तरह आपके यहाँ बैरिंग ट्रैक आप देखते हैं, इसको हम लोग दीघा से लेकर कोइलवर तक और मुंगेर से लेकर भागलपुर के सबौर के इलाके तक लगभग 83 किलोमीटर और इधर लगभग 46 किलोमीटर हम लोग एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। इसमें भी 1 रुपया नहीं लगा रहे, बता रहे। ये सब पीपीपी मोड पर ला रहे, क्योंकि अब पूर्ण रूप से यदि आपको संपूर्ण विकास करना, तो आपको हर हालत में प्राइवेट सेक्टर को बिहार में लाना पड़ेगा। और एक उदाहरण और मैं देता हूं, पटना एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, पहले पटना एयरपोर्ट पर या पूरे बिहार से 2003-04 में 2,57,000 लोग ही हवाई यात्रा करते। आज के तारीख में लगभग 56 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। और हम लोगों का टारगेट है कि अगले 2 साल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बनाना है कि जिसमें बिहार के लगभग 2 करोड़ बिहारी हवाई यात्रा कर सके। लेकिन अभी आप देखेंगे, पटना एयरपोर्ट गए होंगे तो नया एयरपोर्ट बना, लेकिन 100% भारत सरकार का पैसा देगा, जमीन हमने दिया। आज से 10 साल पहले आप मुंबई गए होंगे, पूना गए होंगे, बैंगलोर गए होंगे, दिल्ली गए होंगे, जिस भी शहर में गए होंगे, तो एक बड़ा एयरपोर्ट आपको मिला होगा जिसमें ना भारत सरकार 1 रुपया लगाई, ना वहां की राज्य सरकार 1 रुपया लगाई। तो हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ावा देना है। इसलिए साथियों, बिहार बदल रहा है, मेरा ये मानना है। रफ्तार पकड़ा है और आप लोगों के आशीर्वाद से और पकड़ेगा। लेकिन आज मैं आपके लॉ कॉलेज के फाउंडेशन डे में आया हूं। जरूर मेरी कल्पना है कि जो गौरवशाली इतिहास रहा है पटना यूनिवर्सिटी का, पटना लॉ कॉलेज का, वो स्थापित रहे और बिहार और विकसित हो। क्योंकि नए लोग जब आएंगे, नए लोग नई सोच के साथ आएंगे, तो बिहार जो रफ्तार पकड़ा है वो तेज गति से चलने का काम कर सकेगा। इसलिए आज हमको 116वां स्थापना दिवस पर आप लोगों ने हमें बुलाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अजय जी को, योगेंद्र जी को, और अतिथि के तौर पर यहाँ टंडन भी आए हैं। और आप सभी लोगों को मैं बधाई देते हुए आज पटना लॉ कॉलेज के 16वां स्थापना दिवस पर मैं फिर से सबको शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। In gratitude and thank to the Almighty for blessing us all with this delightful and resounding successful afternoon. On behalf of the Patna Law College, Patna University, I deem it great honor and privilege
to propose the vote of thanks on this memorable occasion. We are indeed grateful to Chief Guest, Mr. Samrat Chaudhary ji, Honorable Deputy Chief Minister of Bihar, who despite of his busy schedule has found time to grace this occasion. It is very kind of him to have accepted our invitation. Sir, we are hopeful to receive your blessings for the infrastructural and other academic development of this historic college. माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आपके कुशल नेतृत्व में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प भी जल्दी हो सकता है, जिसके लिए हम सब आपके लिए बड़ा आभारी रहेंगे। We are grateful to our guest of honor, Professor Upendra Prasad Singh, Honorable Vice Chancellor, Patliputra University, Patna, for sparing his valuable time on this memorable occasion. Your inspiring words, valuable insights have truly enriched this gathering and give us much to reflect upon. I wish to express my deep sense of gratitude to Honorable Vice Chancellor Professor Ajay Kumar Singh sir for presiding over the program and his all words of wisdom that radiated a source of energy within us. Sir, your able guidance has always encouraged us, and we will ever remain grateful to you for being with us throughout this program. I must mention our deep sense of appreciation to Professor Yogendra Kumar Verma sir, Principal Patna Law College, for his unwavering support in realization of this program. I take this opportunity to thank our Proctor, Patna University, former Proctor, the deans, heads of the department, officers of the Patna University, Principal, Patna Science College, Alka Ma'am, Principal, Magal Mahila College, for gracing this memorable day. Ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheel starts rolling months ago. It requires planning and bird eyes for detail. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of Faculty of Law, Patna